जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं पिछड़े बालक तथा विकलांग बालक का वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि पिछड़े बालक क्या होता है, उसकी शिक्षा कैसी देनी चाहिए, विकलांग बालक क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे बालक को समझेंगे विकलांग बालक है, विकलांग बालक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझेंगे कि उसे शिक्षा कैसे प्रदान की जानी चाहिए, समस्यात्मक बालक क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यानी कि सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आज इसमें क्या करेंगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। पिछड़े बालक कहते किसे हैं? पिछड़े बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो अपनी समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षिक योग्यता रखते हैं या उनसे कम उम्र होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आशीष जो कक्षा 8 का है, कितने क्लास का है? कक्षा 8 का है और उसकी उम्र क्या कितने की है? देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आशीष जो कक्षा 8 का छात्र है तथा उसकी उम्र 16 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 16 वर्ष है। वहीं 16 वर्ष के छात्र लगभग 10वीं की परीक्षा क्या करती है? 10वीं की परीक्षा पास कर चुके होते हैं। ऐसे में आशीष क्या कहलाता है? आशीष को क्या कहा जाएगा? पिछड़ा बालक कहा जाएगा। देखिए एक दो परिभाषा दिया गया है कि बर्ट के अनुसार, किन के अनुसार? बर्ट के अनुसार। देखिए तो बर्ट के अनुसार क्या कहा गया है? बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक है जो स्कूल के जीवन का मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। यानी कि 9th क्लास में पढ़ेगा तो 8th क्लास के कार्य करने में असमर्थ होगा। ठीक है। टी.के.ए. मेनन के अनुसार भारतीय परिस्थिति में पिछड़ा बच्चा वो है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो। ठीक है। देखिए पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या है? पिछड़े बालक की विशेषताएं के बारे में देखते हैं। तो पिछड़े बालक जो होते हैं क्या होते हैं? मंद गति से सीखते हैं। कि कैसे सीखते हैं? पिछड़े बालक की विशेषताएं के बारे में देखते हैं। तो विशेषताएं क्या हैं? तो पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं। इनकी तुलना में सामान्य बालक का अधिगम तीव्र और शीघ्र होता है। इस दोष के कारण क्या होते हैं? बालक सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि भी क्या होती है? निम्न होती है, कोई निश्चित नहीं होती है, जिसके आधार पर पिछड़े बालकों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि ऐसे बालक यानी कि पिछड़े बालकों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था करनी होती है। इन बालक का ध्यान एवं रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है। ठीक है। ये बालक अधिक समय तक, पिछड़े हुए जो बालक होते हैं, ये बालक, ऐसे बालक क्या होते हैं? अधिक समय तक अपनी एकाग्रता को कायम नहीं रख सकते हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप से यानी अब्स्ट्रैक्ट रूप से विचार नहीं कर सकते और उस समस्या में उलझकर क्या होते हैं? रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन एक अगला टॉपिक लेते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, पिछड़ेपन के कारण। क्या? पिछड़ेपन के कारण देखते हैं। तो पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला कारण क्या है? शारीरिक कारण है। क्या है? शारीरिक कारण को देखते हैं। शारीरिक कारण में क्या होता है? पिछड़ेपन का एक कारण बालक में शारीरिक दोषों का होना हो सकता है। इस शारीरिक दोषों के कारण वे पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इन शारीरिक दोषों को निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इन शारीरिक दोषों में निम्नलिखित प्रमुख है, उनके बारे में बताया गया। जैसे ज्ञानेंद्रियों में दोष, तो ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा होते हैं। बोलने में दोष हो सकता है। मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण हो सकता है। ग्रंथियों के दोषपूर्ण कार्य के कारण हो सकता है। कमजोर स्वास्थ्य के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं मानसिक कारण। तो देखिए मानसिक कारण में क्या होता है? पिछड़ेपन के कारण मानसिक कारण भी हो सकता है। जैसे कम बुद्धि लब्धि होती है तो उनके कारण भी पिछड़ेपन हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है बहुत कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पिछड़ जाते हैं। ऐसा भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, वातावरण संबंधी कारण। तीसरा क्या है? वातावरण संबंधी कारण है। तो वातावरण संबंधी कारण क्या होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तब पिछड़ेपन के लिए वातावरण का योगदान भी किसी से कम नहीं रहता। क्या होता है? कम नहीं रहता है। बालक के समायोजन में वातावरण ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं क्या है पारिवारिक वातावरण। था पारिवारिक वातावरण क्या होता है? शैक्षिक रूप से विकसित परिवार के बालकों में पिछड़ेपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है।
क्योंकि घर के सभी सदस्य जो होते हैं, घर के सभी सदस्य बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पिछड़ेपन बालकों की शिक्षा। यानी कि स्कूल का वातावरण है, तो स्कूल का वातावरण में क्या देखते हैं, स्कूल के वातावरण में होनी चाहिए कि ऐसे बालक जो होते हैं स्कूल में अनुशासनहीन रहते हैं, स्कूल में स्कूल का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से इस प्रकार के बालकों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पिछड़ेपन बालकों की शिक्षा। पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। देखिए तो इसमें देखेंगे कि पिछड़े बालकों की शिक्षा। कक्षा में शिक्षक को पिछड़े बालकों की उपस्थिति के कारण कई प्रकार की समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट है कि मानते हैं सामान्य बालक की कक्षा में क्या होगा, जो विकलांग टाइप के पिछले बालक होंगे उनको थोड़ा मुख्य धारा में लाने पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके निवारण के लिए क्या क्या उपाय है उसके बारे में देखेंगे। इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। पिछड़े बालकों की शिक्षा का वर्णन क्या है, निम्न प्रकार से किया गया है। ऐसे बालकों को क्या करेंगे, व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है, व्यक्तिगत ध्यान देंगे। हस्त उद्योग देंगे तो हस्त उद्योग में क्या होता है, पिछड़े बालक चूंकि शैक्षणिक तौर पे क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते, अतः उन्हें हस्त उद्योग का प्रशिक्षण देना भी जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं विशेष स्कूलों या कक्षाओं की व्यवस्था। ऐसे बालकों के लिए क्या करते हैं, ऐसे बालकों के लिए क्या करते हैं, देखिए तो विशेष स्कूलों या कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं। पिछड़े बालक की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था से भी इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं विशिष्ट पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियाँ क्या है, विशिष्ट पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियाँ देखते हैं। ठीक है, पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ सफल नहीं हो सकती है। इसके आगे देखते हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता देना। तो देखिए तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना, यहाँ लेना होगा, देना हो गया है, लेना होगा। ठीक है, तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए क्या होनी चाहिए, अनुभवी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सेवा ली जा सकती है। ठीक है, निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था। अब आगे देखते हैं इसके आगे देखते हैं विकलांग बालक। क्या देखते हैं, देखिए तो विकलांग बालक के बारे में देखते हैं। तो विकलांग बालक क्या होता है, विकलांग बालकों का तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से क्या होते हैं, दोष युक्त होते हैं। क्या होगा यहाँ, दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होता है, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ता है। एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है कौन, क्रो एवं क्रो के अनुसार ऐसे बालकों जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकलांग बालक कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान कैसे करेंगे। इस प्रकार के बालक की पहचान कैसे करेंगे, शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जिनमें कई शारीरिक त्रुटियां होती हैं और वह त्रुटि उनके कामकाज में किसी न किसी प्रकार से क्या होती है, बाधा डालती है। यह त्रुटि अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देखिए तो कैसे पहचान करेंगे, शारीरिक रूप से विकलांग बालक की कई प्रकार के होते हैं। जैसे अपंग बालक होते हैं, क्या होते हैं, अपंग बालक होते हैं, संपूर्ण एवं अर्ध अंधे होते हैं, पूर्ण बहरे और अपूर्ण बहरे होते हैं। इसमें होते हैं क्या होते हैं, हकलाने वाले बालक होते हैं या निर्बल बालक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग बालक। अब आगे आते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग बालक। तो मानसिक रूप से विकलांग बालक क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए मानसिक रूप से विकलांग बालक वैसे होते हैं, इस प्रकार के बालक, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है कि इस प्रकार के बालकों में मूर्ख, निम्न बुद्धि वाले या मंद गति से सीखने वाले बालकों की गणना होती है। इन बालकों का वर्गीकरण बालकों की बुद्धि लब्धि के आधार पर, यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक। देखिए तो सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक कैसे होते हैं, इस श्रेणी में बाल अपराध या कदाचारी बालकों की गिनती होती है। अर्थात वे बालक जो संवेगात्मक और सामाजिक रूप से क्या होते हैं, कुसमायोजित होते हैं। विकलांग बालकों की शिक्षा कैसे देंगे, विकलांग बालक की
देखिए तो विकलांग बालक की शिक्षा कैसे देंगे? तो विकलांग बालकों की शिक्षा देने के लिए क्या है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ संभव नहीं है। इन विकलांग बालकों को अधिगम और समायोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप बालकों में हीन भावना का विकास होता है। इसके आगे देखेंगे कि अतः विभिन्न दृष्टिकोणों से विकलांग बालकों की विशेष शिक्षा प्रबंधों का वर्णन निम्नलिखित है। तो अपंग बालक जो होगा, अपंग बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। अपंग बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तब यह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का समान प्रयोग नहीं कर पाता है, तो जानते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार के दोष बालकों की हड्डियाँ ग्रंथियाँ या जोड़ों में होते हैं, जो दुर्घटना या बीमारी के समय उत्पन्न हो जाते हैं। अपंग बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है कम होती है या अधिक भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से जो होगा उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, शारीरिक रूप से जो विकलांग होगा उसका बुद्धि लब्धि कम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, विकलांग बालकों को अपनी त्रुटि के बारे में दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा देनी चाहिए और दूसरे सामान्य लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं संपूर्ण एवं अंध बालकों की शिक्षा। संपूर्ण एवं अंध बालकों की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए? तो इनका अंधापन किसी ऐनक चश्मा से ठीक हो सके तो इनके लिए चश्मे का प्रबंध करना चाहिए। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे? ऐसे बालकों की कक्षा में क्या करनी चाहिए? हवा और रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए तथा पूर्ण रूप से अंधे बालक के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। यहाँ एक यह भी प्रश्न आता है कि अंधे बालक को पढ़ाने के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से अंधे बालक को पढ़ाने की कौन सी विधि उपयोगी है? तो ब्रेल लिपि। ठीक है, आगे देखते हैं श्यामपट्ट। अब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे कि कौन बालक क्या है, कौन दिखाई देता है, कौन सा दृष्टि बाधित है? तो देखिए श्यामपट्ट पर स्पष्ट दिखने वाले ही हो, यानी श्यामपट्ट ऐसा जगह पर लगाना चाहिए जो स्पष्ट दिखे और बालक क्या करे, देख सके। अगर क्लास में बच्चे को श्यामपट्ट दिखाई नहीं देती है तो क्या दृष्टिबाधित बालक है, उसको आगे बैठाएंगे। आगे देखते हैं, पूर्ण या अपूर्ण अंधे बालक को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किसी हस्तकार्य का प्रशिक्षण देना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए क्या था, अपंग बालकों की शिक्षा थी, ये सब हो गया। फिर इसी में देखते हैं आगे आते हैं कि हकलाने वाले या दोषपूर्ण बालक क्या होते हैं। तो देखिए हकलाने वाले दोषपूर्ण वाणी में क्या होते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखते हैं दोषपूर्ण वाणी। क्या दोषपूर्ण वाणी? वाणी मतलब बोली। देखिए तो दोषपूर्ण वाणी में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे बोलना या बहुत मोटी आवाज़ में बोलना या बिल्कुल नहीं बोलना इत्यादि दोष शामिल होते हैं। और अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष में सम्मिलित होता है। ठीक है, ऐसे बालकों में क्या होती है, इन दोषों के कारण क्या हो सकता है? तो इन दोषों का कारण क्या होता है? बालकों में हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, संवेगात्मक अस्थिरता आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके कारण क्या होते हैं? हकलाना होता है, हकलाना या दोषपूर्ण वाणी होता है। आगे देखते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालक कैसे होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालक, तो विकलांग बालक किस रूप से? तो देखिए तो विकलांग बालक मानसिक रूप से कैसे? मानसिक रूप से विकलांग बालक कैसे होते हैं? तो कुछ बालक विशेष रूप से कम बुद्धि लब्धि के होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं। वे मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन को सुगमता से क्या होते हैं, सरलता से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे बालक हर तरह से उपेक्षित होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि 79 से 80 के बीच बुद्धि लब्धि बालक इस वर्ग में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मानसिक पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है। देखिए तो मानसिक पिछड़ेपन या मंद बुद्धि होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला हम क्या लेंगे, वंशानुक्रम लेते हैं। क्या लेते हैं? वंशानुक्रम लेते हैं। क्या लेते हैं? वंशानुक्रम लेते हैं। तो यह विचार सदा ही लोकप्रिय रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, वंशानुक्रम है। यानी कि कहते हैं कि माता पिता या दादा दादी जो मतलब क्या थे, कम बुद्धि लब्धि क्या, तो उनका असर क्या होता है, बच्चे पे भी पड़ता है। यानी कि इसका कारण क्या होता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का भी दोष होता है। दूसरा कारण लेते हैं शारीरिक कारण। देखिए तो शारीरिक कारक ले सकते हैं। शारीरिक क्या कारक हो सकता है, मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से मानसिक दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बीमारियां होती है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, कंजीनियल जर्मन मीमल्स इत्यादि बहुत सारे हैं। ये सब क्या हो सकते हैं, शारीरिक कारक हो सकते हैं। आगे देखते हैं संवेगात्मक, क्या देखते हैं, संवेगात्मक कारक देखते हैं। संवेगात्मक कारक देखते हैं, तो संवेगात्मक कारक देखते हैं।
देखिए तो संवेगात्मक कारक देखते हैं, तो संवेगात्मक कारक में क्या होता है, संवेगात्मक कारक में मतलब मानसिक पिछड़ेपन या शैक्षणिक बुद्धिलब्धि का पक्ष गहरे संवेगात्मक कारणों के कारण होता है। देखिए बहुत सारे कारक हैं, अब देखते हैं। अब आते हैं समस्यात्मक बालक पे। कौन सा समस्यात्मक बालक, क्या आते हैं समस्यात्मक बालक पे। देखिए तो समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक है, प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। देखिए समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, कोई अन्य अपराध करना आदि। तब वो मनोवैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन जिन्होंने क्या दिया था, इनके परिभाषा दिया था, समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतया उन बालकों के वर्णन के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से क्या होता है, असामान्य होता है। समस्यात्मक बालक के प्रकार क्या होते हैं, तो समस्यात्मक बालक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार वाले, विद्यालय में भाग जाने वाले, गृह कार्य न करने वाले, ये सब क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं समस्यात्मक बालक की शिक्षा कैसी देनी चाहिए। तो देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि समस्यात्मक बालक की शिक्षण विधि में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के बालक को क्या करनी चाहिए, शिक्षण विधि को रुचिकर तथा उपयुक्त बनाना चाहिए। बालकों के समायोजन हेतु उन्हें उचित दिशा निर्देश तथा परामर्श दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब है बालकों की उनकी क्षमता के अनुकूल शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और ऐसे यानी समस्यात्मक बालकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तो था आपका पिछड़े और विकलांग बालक के बारे में था। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। एक टॉपिक इसी में आता है, अधिगम अशक्तता, अधिगम अशक्तता। देखिए इन अधिगम अशक्तता जो है, इनका मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप क्या करेंगे, इसका अधिगम अशक्तता का वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे आप मेरे चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ से देखिएगा मार्गदर्शन फैमिली, क्या सर्च करना है, मार्गदर्शन फैमिली सर्च करना है। सर्च करने के बाद में उसमें देखिएगा अधिगम अशक्तता का वीडियो आ जाएगा। आई होप आप एक बार वीडियो देखेंगे तो फिर दोबारा कभी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अधिगम अशक्तता इसी टॉपिक का है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दिया था। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, वो पिछड़ा बालक कहलाता है। या पिछड़ा बालक का क्या है, डिफिनीशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोर्ड के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, पिछड़े बालकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके बारे में देखेंगे। पिछड़े बालकों की IQ लेवल कितनी होती है, 75 से 90 होती है, बिल्कुल सही है। अपनी आयु वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में ये बालक काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए होते हैं। ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। देखिए अकॉर्डिंग में सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि नहीं है, क्या है, नहीं है, तो नहीं है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। ये ऑप्शन गलत है, ऐसे बालक जो होते हैं समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल का वातावरण जो होता है, स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए, स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थिति के निर्माण का कारण बनता है। तो देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंध में तनाव, सही है। स्कूलों के सहगामी क्रियाओं का अभाव, सही है। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का लापरवाही का प्रदर्शन, ये भी हो सकता है। देखिए इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा 4। विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है, अधिगम में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो शारीरिक कमी, मानसिक कमी, संवेगात्मक कमी, इसमें से सभी होगा, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है।
इस क्या पूछ रहा है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में, शारीरिक रूप से, तो दृष्टि दोष युक्त छात्र ये भी आएगा, श्रवण युक्त छात्र ये भी आएगा, वाणी दोष युक्त ये भी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं क्या होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए तो 3 मानसिक दोष युक्त छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस श्रेणी में नहीं आते, इसलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 6 नंबर पे आते हैं, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कारण नहीं है, चलिए जल्दी जल्दी हम आते हैं 6 का। पहला देखते हैं ऑप्शन, मानसिक पिछड़े, देखिए सबसे पहले तो क्या पूछा हुआ है, या नहीं है, तो सबसे पहले नहीं पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वंशानुक्रम है, ये गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। अभिभावकों को शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है, बिल्कुल राइट आंसर यहीं सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 3, 4 गलत हो जाएगा। चलिए आ गया था, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं कौन सी है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं कौन सी है भाई, 10 का देखते हैं। स्कूलों में समायोजन की क्षमता समस्या ये भी सही है, परिवार में समायोजन की समस्या ये भी है, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या ये भी है, लेकिन इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 8 नंबर देखते हैं, तो 8 का क्या हो जाएगा, इन बालकों की हीन भावना उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे नहीं दिया हुआ है, तो नहीं के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो नहीं के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 9 का, 9 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं, तो श्रेणी में आते हैं, तो देखिए तो 9 का, तो क्रोध करने वाला बालक, भीत रहने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, यानी उपयुक्त सभी, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा, इसमें से सभी। अफेजिया, तो देखिए अफेजिया के बारे में मैं बताया था, एक बार आप क्या कीजिएगा, एक बार आप यूट्यूब, एक बार मार्गदर्शन फैमिली के चैनल पे जाकर अधिगम अशक्तता को एक बार देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ, आई होप आप एक बार में वीडियो को समझ जाएंगे, एक बार में जितने भी अधिगम अशक्तता होते हैं उनसे संबंधित सारा टॉपिक को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। तो अफेजिया होती है भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता होती है। 11 नंबर देखिए, तो छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, क्या है, पठन कठिनाई का नहीं है, तो 11 का क्या हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नहीं होगा, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई ये भी नहीं होगा, और 4 नंबर भी नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। ठीक है, 12 में देखते हैं, निःशक्त बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए सामाजिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिएगा 12 का कौन आंसर सही हो जाएगा, तो विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालय, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियमित विद्यालय। आगे देखते हैं डिस्लेक्सिया, तो डिस्लेक्सिया क्या होती है, पठन विकार होती है। अब पठन विकार होती है, अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मार्गदर्शन फैमिली पे जाके अधिगम अशक्तता को एक बार जरूर देख ले, आई होप आपको जरूर समझ में आ जाएगा। डिस्लेक्सिया क्या होती है, पठन विकार होती है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होनी चाहिए, तो 14 का क्या हो जाएगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक विकास को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, देखिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है, 16 का आते हैं, 16 का था अधिगम निरयोगिता का लक्षण है, अधिगम निरयोगिता का लक्षण है। ठीक है, अधिगम निरयोगिता का लक्षण है, तो इसके बारे में देखते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, भागने की प्रवृत्ति होना, तो ये तो होगा नहीं। अशांत एवं ऊर्जावान का विध्वंसक होना, ये दोनों नहीं होगा। आगे देखते हैं, अवधान संबंधी विकार, ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा का अभाव ये होगा। ठीक है, 16 का सॉरी, इसका गलत हो गया। आगे देखते हैं, अधिगम निरयोगिता का लक्षण है, तब भागने की प्रवृत्ति होना, ये नहीं होगा। अशांत ऊर्जावान तथा विध्वंसक होना, ये नहीं होगा। देखिए अवधान संबंधी बाधा या विकार, ये सही होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। अभिप्रेरणा का अभाव नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया। आगे देखते हैं 17 का, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, क्या होगी, सबसे संतोषजनक होगी। तो 17 का देखते हैं, तो 17 का क्या होगा, तादात्म्यकरण नहीं होगा, विवेकीकरण नहीं होगा, अतिकल्पना होगा,
ठीक है, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया क्या है 18 का देखते हैं। तो एलेक्सिया क्या है, तो एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। क्या है, एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता है। उस दिन भी बताए थे एलेक्सिया और डिग्लेक्सिया में क्या अंतर होती है। तो एलेक्सिया और डिग्लेक्सिया में क्या अंतर होती है। तो एलेक्सिया जो होती है मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता जो होती है उसे एलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एलेक्सिया जो हो जाएगा पढ़ने की क्षमता होती है। आगे देखेंगे आंशिक आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा में व्यवहार कैसा होता है। तो 19 का राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 20 देखते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए मौखिक व्याख्यान द्वारा, ये नहीं होगा। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, ये हो सकता है 3 डायमेंशनल शेप को देखा के स्पर्श करके उसको दे सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये नहीं होगा। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं 21 नंबर पे। निम्न में से कौन सी, देखिए तो निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो 21 का 2 देखिए तो डेसीमीटर ये नहीं होगा, डेसिबल ये हो जाएगा, डेसीपाइन ये नहीं होगा, डेसी बिंदु ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। बट क्या हो जाएगा, डेसिबल राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा का देखिए तो 22 का किस प्रकार के बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा, दृष्टि दोष युक्त बच्चे ये नहीं होगा, मंदबुद्धि नहीं होगा, मुख बधिर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन मूक बधिर सही हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है। 23 का 2 हो जाएगा, पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित बच्चा है, क्या है, श्रवण बाधित बच्चा है। तो 24 का ब्रेल लिपि अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, दृष्टि बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग श्रवण बाधित बालकों के लिए यानी मुख बधिर बालकों के लिए किया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है यानी और 6 को डी मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो इस तरह के बालक क्या होते हैं, पढ़ने में विकार उत्पन्न होती है, डिग्लेक्सिया के लक्षण दिखते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का 2 यानी कि सीखने में ऐसे बालक जो होते हैं सीखने में अक्षम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दृष्टि में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता। तो देखिए 26 का क्या हो जाएगा, तो दिशा निर्देश का अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो 26 का 1 हो जाएगा, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है, उनको कैसे। 27 का देखते हैं, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहयोग करके, ये हो सकता है लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं है। तीसरा देखते हैं, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेज कर, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। 21 का क्या हो जाएगा, 28 का विशेष लोगों की दी जाती है तो नहीं होगा। विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है तो वो बिल्कुल होगा। सामान्य व्यक्तियों को दी जाती है नहीं। स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है नहीं। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का 1 हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे की कक्षा में किसे सबसे ज़्यादा मुख्य नैराश्य यानी कुंठा की सामना करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। एक है इसका राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने की क्षमता नहीं। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक की पढ़ने की क्षमता नहीं। खेलकूद में भागीदारिता निभाने की क्षमता नहीं। तो इसलिए राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। डिग्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित होते हैं। डिग्लेक्सिया क्या होते हैं, डिग्लेक्सिया में क्या होता है, यानी कि सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने। क्या हो जाएगा, 31 का 2 पढ़ने की समस्या से संबंधित है। सीखने संबंधी नियोगिताएं समानता क्या होती है। तो देखिए 32 का क्या हो जाएगा, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, भी जरूरी नहीं है। देखिए 32 का 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ये हो जाएगा
औसत से अधिक, तो ये नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का 1 लिखना हो जाएगा। ठीक है, इसमें चढ़ना, दौड़ना, फुदकना ये सब नहीं होगा, लिखना हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का 1 होगा, शिक्षक के शिक्षण शैली। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को 35 का 1 यानी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। 36 में राष्ट्रीय दृष्टि यानी NIVH जो है कहाँ है, NIVH राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीक्राफ्ट, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, 36 का क्या हो जाएगा, 36 का 3 देहरादून हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं 37 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो देखिए, तो यहाँ है 36 का 4 हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड यानी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच जो होते हैं, प्रवर्धित वाक्य जो होते हैं, उसमें क्या कहा जाता है, वो जो पद्धति का उपयोग होता है करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने की असक्तता क्या है। सीखने की असक्तता बच्चों के संदर्भों में तत्काल समझता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन की उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। 38 का क्या हो जाएगा, 38 का देखिए तो उपचारात्मक प्रत्युत्तर ये नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड में कह रहा है कि एम्बेडेड लर्निंग। तो एम्बेडेड लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एम्बेडेड लर्निंग जो होता है वह क्या होता है, एम्बेडेड लर्निंग का जो संबंध होता है अशक्त बालकों के संदर्भों में तत्काल संबंधता प्रदान करना होता है। ठीक है, सहयोग पर बल देना होता है, यही इसलिए राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर निम्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम की स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना होता है। चलिए 40 नंबर आते हैं, अधिगम अक्षमताएं। तो अधिगम अक्षमताएं जो होती है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी यह परिवर्तनशील नहीं होती है, गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, पठन ये भी गलत हो जाएगा, पठन क्षमता के पर्याय है, गलत हो जाएगा। 41 का देखते हैं, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे में व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने का अनुमति देना, ये कभी नहीं होगा। बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 41 था, 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से देखिए तो 42 कर निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो 42 का हो जाएगा, ऐसा सुझाव क्या कौन देता है, तो 42 का 2 हो जाएगा, पर्यावरणीय। क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय उपागम जो होता है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ठीक है, 43 देखिए, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट वर्क को पूरा करने के लिए आवंटित समय यानी दिया गया समय को घटाना और चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार के निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या कह रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 34 का 4 हो जाएगा, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। ठीक है, आगे देखेंगे, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
उपयुक्त कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? 44 का 4 नंबर हो जाएगा। इसका कह रहा है कि अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति जो होगा संरक्षित व्यवहार परक अवलोकन होती है। आगे देखते हैं। अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों का बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो सबसे सही तरीका क्या है? 45 का पहला नंबर देखते हैं कि इस तरह के शिक्षार्थी को कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना ये नहीं होगा। इस तरह के भी शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं रखना ये भी नहीं होगा। 45 का देखिए तो विविध कौशलों और युक्तियों के शिक्षण करना जिसके सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, ये होगा। ठीक है, चौथा जो है ये भी नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे क्या करते हैं? 46 का देखते हैं। तो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे दृष्टि संबंधी यानी साइट वर्ड को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की मानसिक विकास मंद होती है, ऐसे मानसिक विकास मंद होती है, ये भी नहीं होगा। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 47। इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है? कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि ये नहीं होगा। एक अन्य बच्चों को धमकाना ये तो कभी नहीं होगा। एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना ये भी नहीं होगा। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तब आप कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो भाई क्या है, सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा पढ़े हुए हैं, विकलांग बालकों की शिक्षा पढ़े हुए हैं, तो उसमें क्या करेंगे? समान अवसर प्रदान उसे भी करेंगे। तो देखिए 48 का कौन सा हो जाएगा? तो 48 का क्या होगा? राइट आंसर देखते हैं। तो 48 का क्या हो जाएगा? उसे आगे वाली पंक्ति में उसे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसके सुविधा अनुसार गति से क्या करेंगे? सुविधा अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, यानी कि मूक बधिर बच्चा है, बहरे बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या है देखिए, तो उसके प्रति संकेत करके वो बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है तो गलत हो जाएगा। बच्चे को डांट फटकार करेंगे, ये तो कभी डांट फटकार करेंगे ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि ये बच्चे को अभिभावकों से बात करे, बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। भाई हम हटा कैसे देंगे, मुझे तो अधिकार ही नहीं है। तो वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका को ओठ और चेहरे के भाव को स्पष्ट देख सके। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में फर्नीचर को तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों को उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी यानी कि दृष्टि दोष कम दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, उसके लिए यह क्या की जाती है? यह प्रयोग की जाती है। अब देखिए तो 51 में क्या कह रहा है कि एक बच्चा जो 100 को आवाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो किससे संबंधित है? वो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, 51 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो 52 का क्या हो जाएगा? तनाव, पिछड़ापन। डिसलेक्सिया तो तनाव होगा नहीं, पिछड़ापन होगा नहीं, इसलिए डिसलेक्सिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा 2 दिन से हो जाता है ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं, थोड़ा कंटेंट भी बताते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या वीडियो में कुछ बदलाव करना है तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट आप कमेंट करके बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।